So, yes, as discussed, today I'm going to give you the details on Section 43B subclause H on expenses on purchase from MSME to be allowed only on payment basis. अब ऐसा है ना, सेक्शन 43B सबक्लॉज एच काफी पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन अब इसके बारे में लोग इसलिए बात करने लगे क्योंकि हम लोग फाइनलाइजेशन की तरफ आ गए। ईयर एंड आ गया, मार्च आ गया, हम टैक्स लायबिलिटी फाइनलाइज कर रहे हैं और इस वक्त इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और इसको जानना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक अगर हम इसको नहीं समझेंगे और इस पर अगर करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो इसकी इम्पैक्ट जो है मेरे टैक्सेशन पे बहुत हैवी होने वाली है। So let us discuss in detail what is there in it. As I said, it has become a talk of the town. अब ये सेक्शन क्या बोलता है वो समझते हैं हम लोग। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आपने एमएसएमई से परचेज किया है, किससे परचेज किया है? एमएसएमई से। तो एमएसएमई को आपको पेमेंट कर देना है विद इन द टाइम लिमिट। अब वो टाइम लिमिट क्या रखी है? 15 दिन नॉर्मल केस में, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है उस एमएसएमई के साथ तो मैक्सिमम 45 डेज। तो 15 दिन या 45 डेज में पेमेंट कर देना होता है। पर सपोज किसी वजह से आप नहीं कर पाए तो कोई इश्यू नहीं है। द रीजन इज ये पेमेंट बेस पे अलाउ होने वाला है। तो अगर आपने इन लोगों का पेमेंट 31 मार्च से पहले क्लियर कर दिया तो आपको डिडक्शन मिलेगा, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इसका डिडक्शन कब मिलेगा? एमएसएमई से परचेज किया है तो अगर उसका आपने पेमेंट कर दिया तो 45 डेज हो गए और आपने पेमेंट नहीं किया है किसी वजह से, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, 31 मार्च से पहले वो क्लियर करना है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हुई। बट इफ द पेमेंट एक्सीड्स द टाइम लिमिट, मतलब 31 मार्च से आगे निकल गए हम और हमने उसका पेमेंट नहीं किया, से फॉर एग्जांपल मेरे कुछ एमएसएमई से डीलिंग हुई है और उसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, 45 डेज हो चुके हैं, आजकल तो हम लोग नॉर्मल बिजनेस पार्लेंस में तो 90 डेज भी होता है। तो उस सिनेरियो में मुझे क्या करना है? 31 मार्च से पहले पेमेंट कर देना है। अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा, उसका मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा और उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ जाएगा। डिसअलाउंस किस तरह से होगा? 31 मार्च तक अगर पेमेंट नहीं किया तो लेट अस अंडरस्टैंड, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने जब 31 मार्च को पीएनएल बनाया तो 10 लाख रुपया प्रॉफिट है, लेकिन मैंने ये चेक नहीं किया कि मेरे एमएसएमई के क्रेडिटर्स भी है जो बैलेंस शीट में है, जो आउटस्टैंडिंग है वो भी 10 लाख रुपीस के है और वो सारे 45 डेज के अबाव है। अब एज पर लॉ अगर मैंने 45 डेज एक्सीड होने के बाद भी पेमेंट नहीं किया और 31 मार्च ईयर एंडिंग आ गया, इसका मतलब पेमेंट बेसिस पे वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरी प्रॉफिट है 10 और मेरा ये 10 लैक्स का ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट टू माई एमएसएमई क्रेडिटर एडिशन हो जाएगा। तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 20 लैक्स, और उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। हालांकि इसकी इम्पैक्ट टेम्पररी है क्योंकि ये साल मैं भरूंगा और अगले साल जब मैं पेमेंट करूंगा तो उसका डिडक्शन भी दे देंगे, यानी अगले साल मेरा टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए अननेसेसरी कैश क्रंच क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल सेक्शन है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। फिर से एक ओवरव्यू कर लेते हैं, ये सेक्शन क्या है। क्या है? पहला, आपका परचेज जो है वो एमएसएमई से है, और वो एमएसएमई कौन है? मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है? मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, और उसका पेमेंट आपने 15 दिन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट और 45 डेज विद कॉन्ट्रैक्ट वालों का उससे ज्यादा दिन के लिए आउटस्टैंडिंग रखा है, और पेमेंट आपको 31 मार्च से पहले करना है अगर आपको इस चीज का डिडक्शन लेना है तो। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर आपको इस साल टैक्स भरना पड़ेगा। यही चीज आपको नेक्स्ट ईयर वो डिडक्शन दे देंगे क्योंकि आप इसका पेमेंट करोगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम कम हो जाएगी और इस साल आपकी इनकम अननेसेसरी बढ़ जाएगी। नाउ वी कम टू व्हाट टू डू।
अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई है कि एमएसएमई का अगर पेमेंट बाकी है तो अपना पर्पस है कि उसको पेमेंट कर दे, लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। नाउ यू नीड टू चेक द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। करना क्या है, क्रेडिटर्स का लिस्ट चेक करना है। उसमें देखना है कि कोई एमएसएमई है, वो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है। अब मैं समझू कि एमएसएमई होता क्या है। तो एमएसएमई वो है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से कम है। अच्छा, तो अगर मेरा कोई एमएसएमई से परचेज है जो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, तो वो ये कैटेगरी में है, तो आई हैव टू टेक नोट ऑफ इट। पर अगर मेरा कोई ट्रेडिंग उन लोगों से है जिनका टर्नओवर करोड़ में है, 1000 करोड़, 100 करोड़ है, तो वो एमएसएमई में नहीं आएगा। देन आई डोंट नीड टू वरी अबाउट देम। अच्छा, दूसरी बात, इसमें ट्रेडर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं एमएसएमई में, लेकिन एमएसएमई में जो ट्रेडर्स रजिस्टर्ड है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी अगर कोई ट्रेडर से तुमने परचेज किया है, भले ही वो उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो, लेकिन वो एमएसएमई ये क्राइटेरिया में आएगा नहीं, तो उसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई वुड से एज पर द माई नॉलेज एंड माई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। So go through the creditors for such MSME. If you regularly keep buying from them, then to maintain liquidity and credit position, make the payment by the end of March. मतलब मेरा रेगुलर परचेज है किसी पार्टी से, तो क्या करना है, मार्च महीने में परचेज भी कर लेंगे और सामने मार्च महीने में वो पुराने बिल्स का पेमेंट कर देंगे। जब मैंने पुराने बिल्स का पेमेंट कर दिया तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, और जो मैं मार्च महीने में कोई चीज खरीदूंगा तो वो 45 डेज के क्राइटेरिया के अंदर रहेगी, क्योंकि मार्च में अगर मैंने कोई परचेज किया है तो 45 डेज तो अप्रैल में अगले साल होगा, तो 31 मार्च को उसका पेमेंट नहीं भी हुआ तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, एट द सेम टाइम मेरी लिक्विडिटी भी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना। अब आप बोल रहे हो पेमेंट कर दो, ठीक है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज सच फंड्स एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, और उसके लिए ये प्रोविजनिंग है। हो सके तो फेब्रुवरी में ना बाय करें। वाई? क्योंकि जब आप फेब में कोई चीज बाय करेंगे तो 45 डेज क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा मार्च में। फेब का महीना निकल गया, मार्च में 15 दिन हुए, वो ड्यू हो जाएगा 45 डेज का, तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो अगर आप खरीद भी रहे हो फेब में अगर इस तरह के एमएसएमई से, तो मेक श्योर दैट यू मेक द पेमेंट इन 45 डेज, और डोंट बाय, मेक श्योर दैट यू बाय इन मार्च। मार्च में बाय करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 45 डेज अप्रैल के बाद हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर में चले जाएगा। अच्छा, एक और चीज, एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर मैं किसी एमएसएमई को लेट पेमेंट करता हूँ तो एक इंटरेस्ट का क्लॉज है जो आरबीआई ने ले डाउन किया है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसलिए टाइम बिंग हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। तो अब ये 43BH जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है, उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स के लिए स्कैन करो, उसमें ऐसे एमएसएमई मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है तो उनका लिस्ट बना लो, उनका क्या क्या पेमेंट ड्यू है, वो पेमेंट मार्च से पहले, हो सके तो 20 मार्च के आसपास कर दो, क्योंकि बैंक में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 4-5 दिन क्लोजर में वो भी इश्यू हो जाता है। तो ट्राई टू मेक द पेमेंट बाय 20th ऑफ मार्च। और वो अगर आपको लिक्विडिटी इशू है तो यू कैन बाय फ्रॉम देम इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने मार्च में कुछ बाय भी किया तो 45 डेज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, एंड देन यू वोंट हैव टू मेक द पेमेंट दिस ईयर एटलीस्ट। जब फेब में खरीद रहे हो तो खास ध्यान रखना मार्च में पेमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अभी अभी आप शायद कुछ देख भी लोगे, लेकिन फिर वो लास्ट मोमेंट पे फोकस नहीं रहता है। तो जस्ट लीज डाउन हु आर दीज एमएसएमईज फ्रॉम योर क्रेडिटर्स लिस्ट। ओके, so this is what I had to say. Thank you so much for listening to me. And this is again my interpretation of the law for specific case. Do take proper consultation before implementation of the same. Thank you.